सही है। अब कानूनी तौर पर आपने बताया कि उनको तमाम सहूलियात, इस प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि उनको जो तमाम कानूनी राइट्स हैं, लीगल राइट्स, वो एज़ पर द लॉ वो उनको मुयस्सर हैं। आप इसको कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं रियासत साहब कि ये ज़ाहिर है एक आर्मी एक्ट के तहत ये सारे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और इसमें अब जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से भी, यानी ज़ाहिर है ये इन्वॉल्वमेंट तो उनकी भी है, PTI की भी है, तो क्या चीज़ें आप आइंदा दिनों में होता हुए देखते हैं? देखिए असद भाई, लॉ की बात अगर आप करें तो ट्रायल का जो तरीक़ेकार है ना वो CRPC के अंडर ही होना है। हाँ। और कानून शहादत भी अप्लाई करना है। ठीक है। और चूंकि जब कोई भी किसी के खिलाफ कोई चार्ज आता है तो उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 173 के तहत दाखिल की जाती है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस भी दी जाती है। अब चूंकि वो चलान हमारे पास नहीं है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जैसे फर्दे जुर्म से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से ये आपने जो अभी पढ़ा है उसके हवाले से अब देखा जाएगा कि क्या एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास। चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, व्हाट एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब उस एविडेंस को देखना है कि गवाह कितने हैं, कैसे उसको प्रोसीड होता है, फिर मुलजम का हक है उसको उसके चॉइस का वकील भी देना, डिफेंस भी देना, और फिर उसका उस कोर्ट के अंदर जब ट्रायल होगा तो जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे उसके बाद उसके अंदर जो सेक्शन 133 है, अगर आप उसको पढ़े ना आर्मी एक्ट 1952, तो उसके अंदर जो किसी दूसरी कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन ऊस्ट कर दी गई है, बार कर दी गई। आप किसी भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, आर्मी की जो कोर्ट है उसके कोई भी फैसले को अपील, रिव्यू, रिवीजन में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो आ गई वहां तक बात। लेकिन जब उसका फाइनल फैसला आता है उसमें तरीकेकार ये कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आएगी, उस पर डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिन करेंगे और फिर उसके बाद मुलजम की एविडेंस होगी। उसके दो तरीकेकार होते हैं, एक ये होता है कि 340 का बयान होता है और एक 342 का बयान होता है। 342 का बयान जो होता है वो बगैर ओथ के होता है। मुलजम कहता है कि जी मैं बेगुनाह हूं, मुझे गलत इसमें बदनीति से मुलवस किया गया। लेकिन 340 का अगर स्टेटमेंट होता है तो वो ओथ पे होता है मुलजम का। फिर जो प्रोसिक्यूशन होती है वो उस पर जरा भी कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी प्रोसीडिंग हो जाएंगी उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होते हैं और कोर्ट फैसला देती है। जब फैसला आ जाएगा तो विद इन 40 डेज, जिसमें कि सेक्शन 133 आर्मी एक्ट 1952 का सब आर्टिकल बी जो है उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि विद इन 40 डेज उसकी अपील होगी और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी। तो यहाँ का ट्रायल का, अपील का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक काम ये होता है कि व्हेन देयर इज नो रेमेडी देयर इज अ रिट, तो फिर उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो एपेलेट कोर्ट का फैसला होगा उसके अंदर फिर बहुत नैरो स्कोप होता है। जो ट्रायल होता है, अपील होती है ना, ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील, उसमें सारा केस री ओपन होता है। लेकिन जब आप रिट में जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है कि क्या इज देयर एनी वायलेशन ऑफ लॉ इन द जजमेंट ऑफ द एपेलेट कोर्ट और द ट्रायल कोर्ट। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट कंसीडर करते हुए फैसले को सेट साइड भी कर सकती है, वट एवर वो उसके डोमेन में आता है। तो उसके बाद मेरी जो जाती राय है कि जो रिपोर्ट 173 की है, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि इसमें और भी आएंगे, फलां भी आएंगे, ये भी आएंगे, कंप्लीट एज पर CRPC वो रिपोर्ट आर्मी कोर्ट में दाखिल हो गई है। और उसमें एक साल के अंदर जितने भी इंसिडेंट हुए हों उस मुलजम ने किए हुए, मुख्तलिफ औकात में किए होंगे, तो उनकी जो फर्दे जुर्म है, जो चार्ज है, वो एक ही फ्रेम होगा, एक ही केस के अंदर होगा। उसके अलग अलग केसेस या अलग अलग जितने भी इंसिडेंट्स में बिल्कुल एक ही ट्रायल के अंदर उनको सही है। जैसे कि इसमें शामिल किया गया है कि ये मई 2022 और नवंबर 2022 के मौके पर होने वाले एहतजाज, और 9 मई का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 9 मई भी ऑब्वियसली इसमें वो शामिल है। लेकिन इसमें ब्रिगेड साहब, रियासत साहब अभी जो पंजोदा साहब बात कर रहे थे उनकी गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त बानी PTI इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट मौजूद है?
देखिए असद भाई, ये आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये है कि अभी पता नहीं होता है नहीं होता, चलान आता है उनके खिलाफ नहीं आता, तो प्रिजम्पशन के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। अगर नहीं देखे ना, ये प्रेपोजिशन है ना, लॉ की बात है, बहुत बड़ा आपका एक क्वेश्चन है। लेकिन सिविलियन के हवाले से मैं आपको एक बात अर्ज कर सकता हूं कि उसमें जो PLD सुप्रीम कोर्ट 2024 है, जिसके अंदर जवाद एस ख्वाजा साहब पिटिशनर थे, जिन्होंने आर्मी एक्ट 1952 का सब सेक्शन 21D को चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरस है, इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन एंड आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. इट वाज होल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट दिस सेक्शन इज अल्ट्रा वायरस रिगार्डिंग द trial of the civilian in the army court. So that judgment is now pending before the Supreme Court and the operation of that order is suspended now. अब दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया है कि जितने भी वहां पे सिविलियन के ट्रायल चल रहे हैं वहां पे उनकी जजमेंट प्रोनाउंस ना की जाए। अब सवाल दो आपके पास, एक तो आज आपका क्लियर हो गया कि फैज हमीद पे फर्द जुर्म लग गई, यानी उनकी हद तक रिपोर्ट आ गई, चलान आ गया, ट्रायल शुरू हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया। अभी बाकी चीजें मैं उस पर कॉमेंट इसलिए नहीं करता कि किसी का मेरे इस ओपिनियन से केस प्रिजुडिस हो जाए, पता नहीं केस होता है नहीं होता, मैं क्यों राय दूं जब कोई चीज मेरे सामने है ही नहीं है। तो वो देखा जाएगा। मैंने दोनों बातों के आपके सवाल का जवाब दे दिया, फैज हमीद के सवाल का भी दे दिया है और सिविलियन के हवाले से, लेकिन मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम लेके विकास वो तो अभी हमें पता ही नहीं है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा ना, ये चीजें। लेकिन वो हम तो कह रहे हैं कि अगर चूंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग फैसल वाडा, जिनको मैं कोट कर रहा था, फैसल वाडा ने कहा कि उनका ये होना चाहिए। अब कुछ हल्कों ने तो मुतालबा शुरू कर दिया। अजम्पशन नहीं करता, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आ गई जवाद एस ख्वाजा साहब से, उससे आप अपना मैटर समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल, कोर्ट से सजा दे दी जाए, उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होंगी? रेमेडीज तो वही हैं जो आर्मी कोर्ट एक्ट के तहत जिसका ट्रायल होगा, रेमेडीज उसके पास वही है। और वो कौन कौन सी? जो वो आर्मी ऑफिशियल के लिए है कि जी वो फर्स्ट अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी, पहली अपील है, उसके अलावा कोई अपील है ही नहीं है। उसके बाद ये एक जर्नल लॉ है कि जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर एक अपील प्रोवाइडेड है, आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं, फैसला हो गया, एक अपील आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उसके बाद कोई अपील नहीं। लेकिन हम एक रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ है कि व्हेन देयर इज नो रेमेडी देयर इज अ रिट, यानी कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट के अंदर फाइल होती है। उस फैसले को आप चैलेंज करते हैं और उस फैसले के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को कोर्ट डिस्कस करती है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कोर्ट नहीं जाती रिट ज्यूरिसडिक्शन में, वहां पे एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकती हाई कोर्ट, वहां पे प्योरली रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ लॉ होली सोली ओनली एक्सटेंड टू दैट वो कोर्ट जो है उसको कंसीडर करती है और उस फैसले का जायजा लेती है और डिसाइड करती है कि वाकया कोई ऐसी क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इसमें कोई वायलेशन हुई है, किस एक्ट की हुई है, किस लॉ की हुई है, किस प्रोसीजर की वायलेशन हुई है, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसका फैसला किया जाता है। अगर साबित होता है कि ट्रायल कोर्ट ने या अपीलेट कोर्ट ने कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी उन्होंने ज़ाब्ते को फॉलो नहीं किया, किसी लॉ को फॉलो नहीं किया, लिहाजा देयर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो फिर कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है, उसको रिमांड कर सकती है, वो फर्दर एविडेंस के लिए भेज सकती है। तो इट इज प्योरली कि आपके पास एक अपील, उसके पास आपके पास सिविलियन हो या आर्मी, जिसका आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है उसके पास सिर्फ एक अपील है और उसके बाद सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन में वो वहां पे जा सकता है और वहां का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 185 उसको चैलेंज किया जा सकता है।